हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 अक्टूबर 2022। तो आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे हम डेली के करंट अफेयर्स लेके आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो बर्निंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनका एनालिसिस भी हम इस चैनल पे करते हैं। स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन के साथ। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रो कबड्डी लीग में कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। तो इसका सही आंसर है 12 टीम्स। तो टोटल 12 टीमें इस बार कंपीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ में प्रो कबड्डी लीग टाइटल के लिए। कल की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो नोबेल प्राइज़ है उसकी कल घोषणा हुई। तो कल पीस प्राइज़ की नोबेल में 2022 के लिए इसकी घोषणा हुई और ये डिक्लेयर किया गया है। इंडिविजुअल है और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो नॉर्वे की जो संस्था है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, उसने इसको अवार्ड किया है, जैसे कि हम जानते हैं और पहले की वीडियोस में भी हमने कवर किया था। जो 5 कैटेगरीज हैं बाकी नोबेल प्राइज़ की, उसको डिक्लेयर करती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, और जो पीस प्राइज़ है नोबेल का उसको डिक्लेयर करती है नॉर्वे के अंदर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो इन्होंने एक इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड देने का डिक्लेयर किया है। ये अवार्ड दिया क्यों जा रहा है इनको? तो बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिविल सोसाइटी मतलब जो पावर में नहीं है, लोग मिलिट्री में नहीं है, किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, बट एक आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उनके फंडामेंटल राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है पावर के थ्रू, उसके अगेंस्ट में ये आवाज़ उठाते हैं अपनी। तो डॉक्यूमेंट करते हैं वॉर क्राइम्स को, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को, और जो पावर में संस्था में जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो पावर का अब्यूज़ हो रहा है उसको भी ये डॉक्यूमेंट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, बताते हैं सारे लोगों को। तो इस साल का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एलेस बियालास्की को, जो कि बेलारूस से हैं। और जो 2 संस्थाएं हैं उसमें से एक रशिया की संस्था है जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल, और जो दूसरी संस्था है वो यूक्रेन की है। थोड़ा बहुत उनके बारे में अगर बात करें तो एलेस बियालास्की के बारे में, तो ये बेलारूस से हैं, बेलारूसियन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, और फाउंडर भी हैं एक संस्था के जिसका नाम है व्यासना ह्यूमन राइट्स सेंटर। तो बेलारूस जैसे हम जानते हैं कि ये यहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट है, मतलब रशिया के फेवर में बात करते हैं, और रशिया के ऊपर एलिगेशंस कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से लगते आ रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है अपने यहाँ पे भी, बाकी जगहों पे भी पावर को इन्फ्लुएंस करते हुए। तो ये जो इंडिविजुअल हैं एलेस बियालास्की, ये काम करते हैं बेलारूस गवर्नमेंट जो अब्यूज़ कर रही है ह्यूमन राइट्स का उसके लिए, और अभी हाल में ये जेल में ही हैं विदाउट ट्रायल, इनको प्रिजन में रखा हुआ है अभी। मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फाउंडेशन हुआ था 1987 में, और रशिया में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो लोग हैं तो उनका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन करती है ये, उनके ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कंपाइल करती है। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इसका फाउंडेशन 2007 में हुआ, और ये हाईलाइट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में, जब से फरवरी में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो रशियन फोर्सेस के द्वारा वहाँ की सिविल पॉपुलेशन का किस तरीके से वॉर क्राइम्स किया जा रहा है उनके अगेंस्ट में, उसको ये हाईलाइट कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ पूरी तरीके से हाईलाइटेड है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट्स को लेके। तो जो लोगों ने रशिया के अगेंस्ट में या उसके कथित तौर पर उसके द्वारा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है या फिर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने में जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने भूमिका निभाई है, उनको ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है 2022 का। एयरफोर्स डे आज मनाया जा रहा है 8 अक्टूबर को, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हम सबके लिए और एक गर्व की बात है। तो एयरफोर्स डे की हम बात करें तो 8 अक्टूबर को इसका फाउंडेशन रखा गया था 1932 में। इसको रेजिंग डे भी ये बोलते हैं। 1932 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज अ रॉयल इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे काम करते थे, उनके अंडर में चीज़ें थी, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसको रेज किया गया था, इसका फाउंडेशन रखा गया था। तो इस बार इसका 90th रेजिंग डे है। इस बार इसमें इसका जो इवेंट जो सेलिब्रेट हो रहा है वो चंडीगढ़ में हो रहा है, और एक तरह से फ्लाई पास्ट हो रहा है बहुत बड़ा। टोटल 83 एयरक्राफ्ट ना करतब दिखाएंगे वहाँ पे चंडीगढ़ में सुकना लेक के ऊपर।
चंडीगढ़ में सुखना लेक है, तो उसके ऊपर ही दिखाएंगे। इसको चेयर करेंगे, इस पूरे इवेंट को, जो ये पूरा समारोह होगा, इसको चेयर करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। तो वहाँ पर रहेंगी और इसका सारा चीज़ें देखेंगे, फ्लाई पास्ट और उसका निरीक्षण, और रेजिंग डे को वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे एयरफोर्स के साथ में। इसी मौके पे एयरफोर्स की एक न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी लॉन्च होगी। कॉम्बैट यूनिफॉर्म मतलब जो युद्ध में यूज़ की जाती है जो ड्रेस, जिसमें कैमोफ्लेज होते हैं, बेसिकली अपने आप को छुपाया जाता है उस ड्रेस के माध्यम से, जो उसमें हेल्प करती है छुपने में जंगलों में। तो अभी हाल ही में हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने भी अपनी एक न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने डिजिटल कैमोफ्लेज का यूज़ किया था। पहले क्या होता था, ड्रेसेस में फूल पत्तियां बनी होती थी तो जंगलों में इजीली वो छुप जाती थी। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए ड्रेसेस, नए फैब्रिक के साथ में, अब ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हेल्प कर रहे हैं। तो डिजिटली जो कैमोफ्लेज हो सकता है जिस तरीके से, उसका एक तरीके से इसमें यूज़ करके एक नया कैमोफ्लेज पैटर्न बनाएंगे। तो उसका भी लॉन्च करेगी आज एयरफोर्स अपनी न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म का। नेशनल अफेयर्स में इंडिया भी 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया के अंदर काफ़ी कॉफ़ी की वैरायटीज़, लगभग 4-5 वैरायटीज़, कर्नाटका के अंदर उनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर टाइप की कॉफ़ी इसी जगह पे होती है और वहाँ की स्पेशलिटी है। तो कर्नाटक बहुत पॉपुलर स्टेट है इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग। 7th एडिशन हो रहा है अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का 8 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कल चल भी रही है, हम जानते हैं इंडिया के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, अगर उन्होंने हिंदुज़म के अलावा बुद्धिज़्म और सिखिज़्म भी अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब अगर एससी कम्युनिटी हिंदुज़्म में हो या फिर सिखिज़्म में हो या बुद्धिज़्म में हो, तो इन तीनों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलता है भारत के अंदर, पुराने कुछ जो कानून बने हुए उनके हिसाब से। लेकिन जो कन्वर्ट होता है मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में, उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुरानी कुछ कमिटीज़ बनी थी, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये डिसीजन लिए थे गवर्नमेंट ने पहले। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी पिटिशंस डली हुई हैं कि इनको भी, जो शेड्यूल कास्ट हैं, इनको भी मिलना चाहिए रिजर्वेशन जो क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन अभी कल ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी बनाएंगे, एक कमीशन बनाएंगे, 3 मेंबर कमीशन। तो इस 3 मेंबर कमीशन में जो होंगे, इसको चेयर करेंगे जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो इसको चेयर करेंगे। उनके साथ में 2 मेंबर और होंगे, प्रोफेसर सुषमा यादव जो कि यूजीसी की मेंबर हैं, और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रविंदर कुमार जैन। तो ये 3 लोग इस कमीशन के अंदर, इस कमेटी के अंदर होंगे, और ये अपनी रिपोर्ट 2 साल के अंदर गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि ये जो शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए हैं, क्या इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। तो उसमें वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में इसमें विचार करेंगे, स्टडी करेंगे इस 2 साल के अंदर, और फाइनली अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है। इस टास्क फोर्स को बनाया गया है, जो चीता का इंट्रोडक्शन हुआ है कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, उसको देखने के लिए, मतलब चीता का जो रिलोकेशन हुआ है पूरा का पूरा, उनका हैबिटेट देखने के लिए, उनका उसमें उनको फ्रीली रिलीज़ करने के लिए, उनके हंटिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। तो ये टास्क फोर्स को फैसिलिटेट कौन करेगा, इसको फैसिलिटीज़ कौन देगा या किसके अंडर में काम करेगा, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हम जानते हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने पहले एक इस तरीके से बहुत मेजर इनिशिएटिव्स लिए थे। तो उसमें उनको टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये टास्क फोर्स जो चीता के लिए बनाया गया है, वो इसके अंडर में काम करेगी और इसके थ्रू फैसिलिटेट होगी। और इसका जो टाइम पीरियड है ये भी 2 साल का रखा हुआ है चीता टास्क फोर्स का। इसमें टोटल 9 मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं टास्क फोर्स में। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के कुछ एक्सपर्ट्स, उनको रखा गया है। जो हमारे बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे इंडिया के अंदर, जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक भी कहा जाता है, पीपल्स लीडर भी कहा जाता है, जेपी भी कहा जाता है, तो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है 8 अक्टूबर को। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में और डेथ हुई 8 अक्टूबर 1979 में। तो ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, थियोरिस्ट, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, और मिड 1970s में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में वॉइस रेज करने वाले, आवाज़ उठाने वाले, उनकी
जो शासन था उस टाइम पे, उसमें जो कमियां थी उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले एक बहुत बड़े लीडर थे जेपी नारायण। और सेंटर के अंदर जनता पार्टी की जो पहली बार सरकार बनी, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी सेंटर में, अगर हम बात करें तो वो इन्हीं की ही गाइडेंस में बनी, जयप्रकाश नारायण की गाइडेंस में। तो आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है 8 अक्टूबर को। फाइनेंस और इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि हम जानते ही थे कि गवर्नमेंट कुछ पीएसयूज में और बैंक्स में अपना स्टेक कम करने की कोशिश कर रही है, अपना मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पे। तो आईडीबीआई इसी कड़ी में एक बैंक था। तो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपना 30.48% जो है सेल कर देगी आईडीबीआई से। तो उसमें से इतना परसेंट हटा के उसको ओपन कर देगी पब्लिक के लिए। और एलआईसी भी, जो कि गवर्नमेंट की ही सब्सिडियरी है, वो भी अपना इसमें से स्टेक कम कर देगी 30.24%। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट डायरेक्टली और एलआईसी के थ्रू अपना स्टेक कम करके टोटल 60.72% जो है अपना स्टेक कम कर देंगे, उसमें से अपना शेयर कम कर देंगे आईडीबीआई बैंक में से। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो एलआईसी 49.2% इसका स्टेक है, और गवर्नमेंट का हम बात करें तो ये है 45.48%। मतलब लगभग जो है 94% स्टेक इसमें गवर्नमेंट का है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और 5.2% जो है वो पब्लिक के लिए है। तो अब गवर्नमेंट अपना 60.72% स्टेक इसमें से हटा के इसको ओपन कर देगी लोगों के लिए, या जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए। और इसके साथ में ही जो मैनेजमेंट है और कंट्रोल है उसको भी ट्रांसफ़र कर देगी। तो अगर मैक्सिमम इसका स्टेक कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका कंट्रोल भी किसी इन्वेस्टर के पास चला जाएगा जिसका मेजॉरिटी स्टेक होगा। तो इस तरीके से आईडीबीआई एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये एक उसका स्टेप है। कंट्री की जो लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर है हीरो, इसने अभी अपना एक ई स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है वीडा V1, जिसकी मार्केट प्राइस होगी 1.45 लाख एक्स शोरूम, मतलब शोरूम से जब आप उसको लोगे। तो ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है वीडा V1 जो कि हीरो बना रहा है। और हम जानते हैं कि अभी मैक्सिमम कंपनीज जो हैं ई स्कूटर, ई व्हीकल के ऊपर फोकस कर रही हैं, क्योंकि कार्बन एमिशन कम करना है, हमें अपना टारगेट मीट करना है का जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी। स्पोर्ट्स में हम बात करें तो रश्मि कुमारी ने अभी मलेशिया के अंदर, मलेशिया के लंकावी में जो वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप चल रही है वहाँ पे अपना टाइटल जीता है, सिंगल का, डबल्स का और ट्रिपल का। तो ये 3 कैटेगरी में उन्होंने अपना टाइटल जीता है रश्मि कुमारी जी ने, और ये इनका 3rd वर्ल्ड सिंगल टाइटल है। इससे पहले भी ये 2 बार सिंगल टाइटल जीत चुकी हैं। खत्म करते हैं आज के इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में। कल फिर से रुपी डॉलर के कंपेयर में अभी तक का लोवेस्ट रेट पे पहुंचा है। तो आपको ये बताना है कि वो वैल्यू कितनी है रुपए की जो कल डॉलर के मुकाबले गिर कर पहुंची है, अभी तक का लोवेस्ट। तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप इसको बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर्स हम इसमें कवर करते हैं और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं इसमें। थैंक यू।